दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जयश्रीकर पंत की लिखी कहानी पापा। सुबह के करीब 6:30 बजे हमारी ट्रेन काठगोदाम स्टेशन पे आकर रुक गई। जनवरी का महीना था और सर्दियां अपने रौब पर थीं। ट्रेन से बाहर निकलने से पहले मैंने अपने 7 साल के बेटे प्रियांक को गर्म कपड़ों से पैक कर लिया। खुद अपनी जैकेट की चेन ऊपर खींची, पीठ पर बैग डाला और प्रियांक का हाथ पकड़ता हुआ स्टेशन से बाहर निकला। रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही एक जाना पहचाना नाम कई सालों बाद मेरे कानों में पड़ा। अल्मोड़ा अल्मोड़ा अल्मोड़ा। टैक्सी वाले सवारियों को देखकर आवाज लगा रहे थे। अल्मोड़ा, यही वो शहर था जिससे 20 साल पहले मैं अपना नाता हमेशा के लिए तोड़ कर आ गया था। और आज जब वहीं वापस जाना है तो कई 100 ख्यालों से दिल भारी हो रहा था। अल्मोड़ा जाना है क्या साहब? एक टैक्सी वाला मेरे पास आकर बोला। मेरे हाँ में सर हिलाते ही उसने मेरे हाथ से सामान ले लिया और हम उसके पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी ही देर में हमारी टैक्सी मैदानी हिस्से को छोड़कर पहाड़ के टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जाने लगी। शीशा ऊपर करो बेटा, देखो कितनी ठंडी हवा आ रही है। सर्दी लग गई तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। प्रियांक को ठंड लग जाने के डर से मैंने कहा। पर पापा, अंदर मेरा सर घूम रहा है। कहते हुए उसने खिड़की के बाहर अपना मुंह निकाल लिया। बचपन में इन्हीं घुमावदार रास्तों पर जाते हुए मेरा जी अक्सर घबराया करता था। तब पापा मेरे लिए गाड़ी का शीशा हटाया करते थे और मेरी पीठ मलते हुए कहते थे, अभी मोहनदाजू की पकौड़ी और रायता खाएंगे, जी अच्छा हो जाएगा। पता नहीं वो पापा का भरोसा था या सच में मोहनदाजू का कमाल था, लेकिन मेरा मन हर बार हल्का हो जाता था। लेकिन अल्मोड़ा छोड़ने के साथ ही और भी बहुत कुछ छूट गया था। अब रायता मुंह में रखते ही राई का तीखापन मेरी जबान और गले में चुभने लगता था। पकौड़ियों के जिक्र भर से मेरा मुंह कसैला हो जाया करता था। इतनी कड़वाहट भर गई थी मेरे मन में पापा के लिए कि उनकी हर बात, हर याद से मैंने दूरियां बना ली थी। मोहनदाजू की दुकान तो कहीं नहीं दिखी, लेकिन रास्ते में पकौड़ियों के ठेले पर मैंने गाड़ी रुकवा ली। वक्त ने यहाँ के भी तौर तरीके बदल दिए थे। अब पकौड़ियों के साथ रायता नहीं बल्कि मिर्च वाली चटनी दी जाती थी। जब तीखापन बर्दाश्त के बाहर हो गया तो आंखों से पानी निकलने लगा और हिचकी सी बंध गई। ये ले लो पापा, यूल फील मच बेटर। प्रियांक ने अपनी जेब से एक टॉफी निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। जब पिता की कोई आदत बेटा ना अपनाए तो पोता उसे जरूर अपना लेता है। ये मेरे पापा की ऐसी ही एक आदत थी जो अब प्रियांक ने अपना ली थी। प्रियांक अपने लिए टॉफियां रखता था और पापा मेरे लिए। उन्हें पता था कि मुझको टॉफियां बहुत पसंद हैं। ओहो, क्या सोचने लगे पापा, अब तो नाक से भी पानी आने लगा है। कहते हुए उसने अपने हाथ से टॉफी मेरे मुंह में डाल दी। तभी टैक्सी वाले ने हॉर्न बजाकर मुझे यादों के पहाड़ से नीचे उतारा। जल्दी करिए सर, आगे पुल पे काम चल रहा है, देरी की तो जाम में फंस जाएंगे। आगे पुल के पास पहुंचे तो गाड़ियों की लंबी लाइन थी। सर, पुल का ना मेंटेनेंस हो रहा है तो गाड़ियों को उस पार जाना अलाउ नहीं है। आपको पैदल ही पुल पार करना होगा। पुल के दूसरी तरफ से आपको अल्मोड़ा जाने की बहुत टैक्सी मिल जाएंगी। मैं प्रियांक का हाथ पकड़े उसको संभाल कर पुल पार कराने लगा। आज 20 साल बाद उसी पुल से गुजरते हुए यादों का एक चलचित्र मेरी आंखों के सामने आ गया। माँ और पापा ने नाना जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। नाना जी पापा को कभी माफ नहीं कर पाए। जब तक माँ थी, नाना जी इसी पुल पे मिलने के लिए आते थे। पापा इस ओर ही खड़े रहते और माँ नाना जी से मिलने पुल के दूसरी ओर जाती थी। शायद माँ ही उन दोनों के बीच का पुल थी। वो भले ही एक दूसरे से ना मिलते हों, लेकिन माँ की वजह से जुड़े जरूर थे। पर माँ के जाने के बाद वो एक जरिया भी टूट गया था। 20 साल पहले मैं ऐसे ही अपने नाना जी का हाथ पकड़कर पुल के दूसरी ओर आ गया था, कभी न वापस लौटने के लिए। नाना जी पापा की लापरवाही को ही माँ की मौत का जिम्मेदार मानते थे। हालांकि मैंने तो हमेशा इसके उलट ही देखा था। बड़ी कमजोर हो गई थी माँ, तो उनकी देखरेख, दवाई, खाना पीना, सारा जिम्मा पापा ने खुद ही उठा रखा था। मैं खुद कभी माँ के पैर दबाने लगता तो पापा मुझे कभी पढ़ने तो कभी बाजार से सामान लेने के बहाने दूर भेज देते थे और खुद ही माँ को संभालते थे। माँ के जाने के बाद पापा बहुत टूट से गए थे। घंटों उनके खाली बिस्तर को देखते रहते। भूल से अक्सर 2 कप चाय बना लाते।
रात रात भर माँ का सामान सहेजते रहते। कई महीनों से काम पर भी नहीं गए थे। अब न तो पहले की तरह मेरा होमवर्क चेक करते, न ही कभी साथ बैठकर कैरम खेलते। बस दिन भर घर में ही बैठे रहते थे। लेकिन शाम को जब मैं स्कूल से वापस आता तो खुद बाहर चले जाते और देर रात या कभी कभी तो सुबह तक ही घर वापस आते। मैं उनका तसल्ली भरा हाथ अपने सर पे चाहता था, लेकिन न जाने क्यों उन्होंने मुझसे एक दूरी सी बना ली थी। फिर एक दिन अचानक वो मुझे लेकर पुल पर आ गए। पुल के दूसरी तरफ नाना जी खड़े थे। मुझे देखकर नाना जी पहली बार पुल पार करते हुए हमारी तरफ आए। मेरा हाथ पकड़ते हुए बोले, चल सुमित, आज से तो मेरे साथ रहेगा। मैं नाना जी के साथ रहूंगा? उनके ये शब्द सुनते ही पहले मैंने चौंक कर नाना जी की तरफ देखा और फिर पापा की तरफ। पापा ने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। अरे सोच क्या रहा है? तेरा बाप तुझको अपने साथ नहीं रखना चाहता, दूसरी शादी करना चाहता है वो। अब चल मेरे साथ। नाना जी ने सपाट चेहरे और सख्त आवाज में कहा था। ये नाना जी क्या कह रहे हैं पापा? अपनी आशंकाओं पर काबू पाते हुए अविश्वास से मैंने कहा था, ठीक कह रहे हैं वो, अब जाओ उनके साथ। ये कहते हुए पापा ने मेरी ओर अपनी पीठ कर ली। उनके शब्दों ने मुझको अंदर तक छलनी कर दिया। लगा आज नदी पुल के नीचे से नहीं, मेरे ऊपर से ही बह गई हो। उनका यूं नजरें फेर लेना ऐसे लगा जैसे किसी ने सहारा झटक कर निशक्त बना दिया हो मुझे। मेरे लड़खड़ाते कदमों को तब नाना जी ने ही संभाला था। पापा देखो, ये ब्राइटन कॉर्नर है ना? प्रियांक ने मुझसे चहकते हुए पूछा। प्रियांक के मुंह से ये नाम सुनकर मैं चौंक ही पड़ा। इतने सालों में अपनी यादों का कोई भी हिस्सा मैंने कभी किसी से बांटा नहीं था, तो फिर प्रियांक को ये नाम कैसे मालूम था? अल्मोड़ा की सारी जगहों के नाम मैंने गूगल पे सर्च कर लिए थे पापा। मुझे आश्चर्य में देखकर प्रियांक खुशी से बोला। मैं प्रियांक को कैसे समझाता कि मेरे लिए ये सिर्फ जगहों के नाम भर नहीं थे। हर एक नाम के साथ बचपन की यादें भी जुड़ी थीं। लाला बाजार में जो हनुमान जी का मंदिर था, वहां पापा के साथ हर मंगलवार पेड़े का प्रसाद चढ़ाने का नियम था। लौटते हुए पापा मिलन चौक पे पिद्दा की दुकान पे पान जरूर खाते थे, काली सुपारी वाला मीठा पान। चौधान पाटा पे चौधरी चाट वाले का ठेला था। माँ को वहां के गोलगप्पे बहुत पसंद थे। जब माँ बीमार रहने लगी थी तो पापा कभी कभी उनके लिए गोलगप्पे पैक करा के ले आते थे। तब दर्द से कराहते माँ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती थी और पापा मुंह फेर कर अपनी आंखों में आ गए आंसुओं को पोंछ लेते थे। उनका इतना प्यार देखने के बाद मेरे लिए यह सहन करना मुश्किल था कि माँ के जाने के बाद उन्होंने दूसरी शादी करने का फैसला ले लिया और मुझको नाना जी के पास भेज दिया। मुझे चिढ़ हो गई थी पापा से। पिछले 20 सालों में मैंने उनसे हर एक दिन नफरत की थी। माँ की यादों को तो मैं रोजाना तकिए के नीचे सहेज कर सोता था, लेकिन पापा की हर अच्छी बात, हर अच्छी याद को मैंने यादों के एल्बम से निकाल फेंका था। मैंने याद रखा तो बस पुल पे उनका वो नजरें फेर लेना। हालांकि बीच में पापा ने एक बार मिलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन इतनी नफरत भरी हुई थी मेरे अंदर कि मैंने उनका चेहरा तक देखने से मना कर दिया था। नाना जी तो पापा से पहले से ही नाराज रहते थे, इसलिए घर में पापा का जिक्र फिर कभी नहीं हुआ। 2 साल पहले नाना जी के देहांत के साथ ही पापा के साथ मेरा नफरत का रिश्ता बांटने वाली वो कड़ी भी टूट गई थी। पर हमारे रिश्ते सायों की तरह होते हैं। हम अंधेरा करके इनसे बच तो सकते हैं, लेकिन फिर जैसे ही रोशनी में आते हैं तो यकायक हमारे सामने आ जाते हैं। एक दिन ऐसा ही एक खत पोस्टमैन ने मेरे हाथों में पकड़ा दिया। अल्मोड़ा से आया वो खत नाना जी के नाम पर था। श्रीमान गोवर्धन जी, आज आपको पत्र ये सूचित करते हुए लिख रहा हूं कि श्री गोविंद त्रिपाठी जी का लगभग 3 महीने पहले देहांत हो चुका है। देर से सूचना के लिए क्षमा चाहता हूं, पर उनके किसी परिचित का पता हमें मालूम नहीं था। आज स्कूल के क्वार्टर से उनका सामान हटाते हुए आपका एक पुराना खत और पता मालूम हुआ। कुछ छोटा मोटा सामान और एक संदूक है उनका, अगर आप चाहें तो ले जा सकते हैं। पंकज तिवारी, नवोदय संस्थान, रानी धारा, अल्मोड़ा। खत पढ़ते पढ़ते एक हिस्सा दरक गया था मेरे अंदर से। इन 20 सालों में मैंने उनसे हर दिन हर पल इतनी शिद्दत से नफरत की थी, लेकिन
आज जब वो नहीं है तो मुझको ये सारे गिले शिकवे बेमानी से लग रहे थे। हम जीते जी नाराजगी की हजार वजहें ढूंढते हैं, लेकिन जिंदगी खत्म होने के साथ ही नाराजगी की हर वजह भी खत्म हो जाती है। अब ये संदूक ही एक ऐसी याद बचा था जिसके जरिए मैं फिर से अपने बचपन, अपने पापा से जुड़े रह सकता था। मेरी पत्नी प्रिया तो ऑफिस के काम से अमेरिका गई हुई थी, तो मैं अपने 7 साल के बेटे प्रियांक के साथ अपने बचपन के शहर आ गया था। पहुंच गए सर। टैक्सी वाले की आवाज ने मुझको मेरे अतीत की यादों से बाहर खींचा। सड़क से लगी नीचे जाती सीढ़ियों के आखिर में ही वो स्कूल था जहां पापा अकाउंटेंट का काम देखते थे। स्कूल कंपाउंड के क्वार्टर में ही हम रहा करते थे। प्रियांक को मैंने इशारे से स्कूल दिखाया तो वो उन सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ आगे निकल गया। उस रास्ते का एक एक पत्थर मेरा बचपन समेटे अब भी वहीं पड़ा था। सीढ़ियों के एक और तेज ढालू वाला रास्ता था। उस रास्ते पर लकड़ी का पटरा लगाकर घुसघुसाई खेलना यानी फिसलना पापा ने ही सिखाया था। सीढ़ियों के आखिर में एक छोटा सा पत्थरों का आंगन था जहां मैं और पापा रात में तारों में नई नई शक्लें ढूंढा करते थे। देखभाल की कमी के कारण क्वार्टर्स की हालत खस्ता हो गई थी, मानो 20 साल और बूढ़े हो गए हों। जहां मैं सख्त कदमों से अपने अतीत की ओर बढ़ रहा था, वहीं प्रियांक मेरी इस यात्रा से अनजान आंगन के कोने में लगे झूले पे झूल रहा था। केयरटेकर से मैंने पापा के बारे में पूछा तो उसने स्टोर रूम की चाबी मेरी ओर बढ़ा दी। पापा का सामान स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। 20 सालों का ये लंबा सफर अब बस चंद कदमों के फासले पर था। कमरे के एक किनारे पर पापा का संदूक रखा हुआ था। वो शायद इसी शाम के इंतजार में दुबक के बैठा था। संदूक पे यादों की एक मोटी सी परत जमा थी। मैंने उस पर हाथ फेर कर अपनी हथेली में सहेज ली वो यादें। पापा का कोट था उसके अंदर, जिसकी जेब में कुछ टॉफियां अब भी पड़ी थीं। इतने सालों में पापा ने मेरी यादों, मेरी आदतों को संभाल के रखा था। एक शंख रखा था जिसमें शायद अब भी उनकी सांसें कैद थीं। एक चश्मा था पापा का जिसकी नजर से मैं आज भी देखना चाहता था। संदूक के अंदर एक पुराना सा कागज भी रखा था। वो नाना जी की चिट्ठी थी पापा के लिए। गोविंद, सुषमा के जाने के बाद से तो तू बावला सा हो गया है। अरे अपनी नहीं तो सुमित की तो सोच। स्कूल के अकाउंट में 5 लाख रुपए का हेर फेर हो गया और तुझको पता भी नहीं चला। अगर तू चाहता है कि पुलिस की छानबीन तक मैं सुमित की देखभाल करूं तो मेरी भी एक शर्त है। तुझको उसको हमेशा के लिए भूलना होगा। तेरी जिद और लापरवाही ने सुषमा को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया है। अब कम से कम उसकी आखिरी निशानी सुमित को तो मुझको वापस लौटा दे। गोवर्धन पांडे। चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते मेरे चेहरे के भाव बदलने लगे थे। मेरा दिल बैठ गया था। माँ के जाने का दुख ही पापा के लिए संभालना मुश्किल था। ऐसे में पैसे गबन करने का झूठा आरोप, नाना जी का दिया अपराध बोध और मेरी परवरिश की चिंता, इन सब ने पापा को बुरी तरह से तोड़ दिया था। पापा ने मुझको खुद से दूर भेजा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उन हालात का मुझ पे कोई बुरा असर पड़े। एक साथ सैकड़ों मंजर मेरी आंखों के आगे घूमने लगे। वो पापा का खुद ही माँ की देखभाल करना, माँ के जाने के बाद उनका वो बिखर जाना, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए पुल पे उनका नजरें फेर लेना। मेरे पापा हमेशा से मेरे ही थे। मेरी और माँ की जगह उन्होंने कभी किसी को दी ही नहीं थी। मेरी सारी नफरतों, सारी शिकायतों को मिटाने के लिए बस ये एहसास ही काफी था। तूफान शांत हुआ तो संदूक में ही रखे एक फोटो पर मेरी नजर गई। देखा तो 20 साल पहले का मैं पापा के साथ आंगन के कोने में लगे झूले पे बैठा था। बाहर प्रियांक आवाज लगा रहा था, पापा आओ ना, देखो कितना सुंदर है। मैं अपने आंसुओं को पोंछता हुआ एक सुकून भरी मुस्कुराहट लिए उसके साथ जाकर उसी झूले पर बैठ गया। आज मुझे एक बार फिर पापा मिल गए थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।